नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूं कॉन्सेप्ट टॉक के नाम से। इसमें जो भी फाइनेंशियल न्यूज है जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है वो मैं करूंगा। तो आज जो मैं न्यूज एनालिसिस करने वाला हूं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 99,000 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसकी हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि आरबीआई के पास सरप्लस आती कहां से है, आरबीआई की अर्निंग कहां से होती है, एक्सपेंसेस क्यों कहां जाती है उसकी। उसके बाद बिमल जालान कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी, पिछले साल कितना ट्रांसफर हुआ था, इस साल कितना ट्रांसफर हुआ, बजट में गवर्नमेंट की कितनी एक्सपेक्टेशन थी, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे बैंकिंग सिस्टम पे और गवर्नमेंट को किस तरीके से ये हेल्प करेगी। तो इन सारी चीजों का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक अंडरटेकिंग था जो बैंकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट नियम बनाएगा। एक सिंपल सी शब्दों में कि जितने भी बैंक हैं इंडिया में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पापा हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट के थ्रू। और उसी एक्ट में ये लिख दिया कि जो सरप्लस अमाउंट होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। तो अब अगर टेक्निकली देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ये लिखा गया था। हमें इतनी डीप में नहीं जाननी, आप बस ये जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि इसको सरप्लस अमाउंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करनी होगी। तो ये बिल्कुल लीगल है। अब बिमल जालान कमेटी क्या थी? पिछले साल ये कमेटी बनाई गई ये देखने के लिए कि जो कंटिजेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन रखती है उसको कितने परसेंट पे रखा जाए। सबसे पहला कंटिजेंसी रिजर्व को सिंपल शब्दों में बताते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि आपने कंटिजेंसी के लिए कि मेरे घर में कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए तो सैलरी का एक पार्ट सेव करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ अनहोनी होती है तो वो जो सेविंग होगी उससे आप अपना जो एक्सपेंस है वो मीट कर पाएंगे। इसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने इनकम का कुछ पार्ट वो सेव रखती है कि क्या पता कल को कुछ देश में अनहोनी हो जाए, कुछ नई घटना हो जाए, कुछ बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए या फिर किसी बैंक डूब जाए कोई सा, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। तो वो कहां से लाके देगी? तो वो वही कंटिजेंसी फंड से लाके देगी। तो बिमल जालान कमेटी ने बताया कि जो आप कंटिजेंसी रिजर्व रखिए वो 5.5 से 6.5 रखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है, हम सबसे कम वाला मानेंगे 5.5 वाला। तो बिमल जालान कमेटी ने बोला ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन है, मान लो। तो जो कंटिजेंसी रिजर्व मेंटेन करनी है वो 5.5 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज्यूम किया कि हमें इतनी मेंटेन करनी है। मतलब ये जो कंटिजेंसी रिजर्व मतलब सेविंग वाला पैसा किसका? 5.5% ऑफ किसका? तो जो बैलेंस शीट है उसका। अब आप पूछेंगे कि कंटिजेंसी रिजर्व क्यों मेंटेन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बहुत सारी चीजें होती है ना। कल कोई एक बैंक डूब गया, उसके पैसे कहां से आएंगे? कल इकोनॉमी बहुत ही डाउन चली गई, उसके पैसे कहां से आएंगे? कल किसी बैंक को सपोर्ट करना पड़ गया, कल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना पड़ गया, तो ये सारी पैसे कहां से आएंगे? कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस लग गई क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस करती है। सिंपल देखिए, वो बिजनेस करती है। मैं आगे बताऊंगा कि वो बिजनेस किस प्रकार से करती है। तो वो सारे पैसे कहां से भरपाई होगी? तो यही कंटिजेंसी रिजर्व से। अब ये जरूरी नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही रिजर्व रखती है, बहुत सारे रिजर्व रखती है, उसमें से एक रिजर्व जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी रिजर्व। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले इनकम कहां से होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है पहले ये देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फॉरेन करेंसी होती है ना वो आपको बेचती है, खरीदती है। मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, इसको बोलते हैं मनी मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देती है कि ये लो पैसे आगे लोन बांटो, और बैंकों से लोन एक्सेप्ट भी करती है। मतलब जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम करती है। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे और परचेज भी करती है। इसको भी एक तरीके से लिक्विडिटी आप बोल सकते हैं, लिक्विडिटी फंक्शन। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा काम है बैंकों को रेगुलेट करना, उसके लिए रूल्स बनाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब एक सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी मेजर इनकम कहां से आती होगी। सिंपल शब्दों में मान लीजिए आप आज कनाडा जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं तो आपको यूएस डॉलर चाहिए। अब यूएस डॉलर आप कहां से लेंगे? मान लीजिए आप जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी ऑथराइज डीलर के पास, बोलते हैं कि भैया
मुझे ये लो इंडियन रुपी में ये पैसे और मुझे दे दो डॉलर। तो क्या आज 72 रुपए का डॉलर है तो क्या वो 72 रुपए के हिसाब से आपको चेंज करके देगी? नहीं, वो कुछ ज्यादा चार्ज करेगी। से मान लीजिए 73 रुपए। बट मान लीजिए आप यूएस से रिटर्न आए, आपके पास वही डॉलर बच गया, आप फिर गए उसी ऑथराइज डीलर के पास, बोले कि भैया ये तो बच गया, इसको वापस खरीद लो। तो क्या मान लीजिए, मैं मानता हूं कि रेट सेम ही रहती है, 72 के 72 ही रह जाती है रेट, तो आज 72 रुपए में क्या वो परचेज करेगी? वो नहीं, वो फिर 71 रुपए में परचेज करेगी। तो मतलब आपको बेचा 73 पे, परचेज किया 71 पे, 2 रुपए का प्रॉफिट है। अब करेंसी फ्लक्चुएशन भी तो होती है। अब मान लीजिए आज जो डॉलर थी 60 रुपए की, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, कल ये हो गई 70 रुपए, तो 10 रुपए की ऐसे प्रॉफिट है। तो इसको बोलते हैं मनी मार्केट ऑपरेशन, इससे प्रॉफिट होती है। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इंटरेस्ट इनकम आती है। कहां से? ये बैंकों को लोन देती है। अब आपने सुना होगा रिवर्स रेपो और रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जो बैंक लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, तो उस पर रेपो रेट से वो लोन देगी, जो आज के डेट में 4% है। और रिवर्स रेपो क्या हुआ? अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, वो बोला कि ठीक है आरबीआई ने लोन लिया बैंक से, कमर्शियल बैंक से, तो वो किस रेट पे लेगी? वो रिवर्स रेपो पे लेगी। वो कितनी है? 3.35%। तो अब देखिए इसमें भी तो डिफरेंस है। हम बैंक को लोन दे रहे हैं 4% पे, बैंक से लोन ले रहे हैं 3.35% पे, तो यहां भी पैसे का उनको डिफरेंस है। तीसरा, इनको जो इनकम होती है, जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिया, आरबीआई ने उसे परचेज कर लिया। आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लेकिन ये ऑटोनोमस बॉडी है। तो आरबीआई ने क्या किया? वो सिक्योरिटी परचेज कर ली गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देगी, तो वो इंटरेस्ट अर्न हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकम है, जैसे इनकी रेंटल इनकम, कई आरबीआई की बिल्डिंग खड़ी है उसमें रेंटल इनकम आ रही है, बैंकों पे पेनाल्टी लगाई उसकी इनकम है, कोई आरबीआई का एसेट था उसको सेल कर दिया उसकी इनकम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से इनकम उनको आई। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो जो बीच का डिफरेंस वो रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया। उसके बाद कमीशन अगर उनको रिसीव होता है किसी भी मान लीजिए मनी मार्केट ऑपरेशन से, तो वो सारी इनके जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ये है। इसके अलावा और भी इनकम है, बट आपको मेजर सोर्स ऑफ इनकम यही है। अब पूछेंगे कि आरबीआई के एक्सपेंसेस कहां कहां होते हैं? सैलरी तो लेगी ना आरबीआई की स्टाफ, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद कोई कंटिजेंसी अराइज हो जाती है, जैसे किसी बैंक को सेटअप करना है, किसी बैंक को बचाना है, वो सारे भी इसके खर्चे हैं, एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद जो ये विस्तार करती है अपने आप को, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस वो होती है। और सबसे मेजर जो है इनको इंटरेस्ट, जो ये रिवर्स रेपो के रूप में जो बैंक से लोन लेती है, तो बैंक को इनको इंटरेस्ट देना होता है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। और कभी कभी मनी मार्केट में लॉस भी हो जाता है। मान लीजिए आपने 72 रुपए का डॉलर परचेज किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कल को ये घट के हो गई 60 रुपए, तो यहां पे लॉस हो जाती है, जो आपको मनी मार्केट में भी लॉस होती है। तो ये सारे हो गए इनकम और एक्सपेंसेस। तो इससे क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉफिट होती है, तो उससे वो डिविडेंड देती है। अब आपको बैलेंस शीट की साइज आपने कैलकुलेट कर ली, उसका 5.5% जो बिमल जलान की कमिटी का जो रिकमेंडेशन था, जो एक्सेप्ट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उतनी कंटिजेंसी रिजर्व में रख ली, तो बाकी पैसे तो सरप्लस हो गए ना। अब ये सरप्लस किसको देगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 50,000 का एक एक्सपेक्ट किया था इस बार के बजट में कि मुझे 53,000 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पे आउट आएगा गवर्नमेंट को, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार ऑलमोस्ट डबल 99,122 करोड़ रुपीज बोर्ड ने अप्रूव किया है गवर्नमेंट को देने का। अब बोर्ड क्या होती है? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी है तो एक कंपनी, तो ये चलती कैसी है? तो ये बोर्ड मेंबर के थ्रू चलती है। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, तो वो कैसे चलती है? मुकेश अंबानी की एक डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनकी बोर्ड जो डिसाइड करती है वही उनके कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कोई बैंक है, मान लीजिए एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी भी बोर्ड होती है, वही बोर्ड ही डिसाइड करती है कि इस कंपनी का आगे क्या करना है, कौन सा आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर कोई ब्रांच एक्सपेंशन करना है, कोई भी जो मेजर डिसीजन है वो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। तो ये भी आरबीआई के बोर्ड ने डिसाइड किया है। अब पूछेंगे कि क्या
पहले भी ऐसा ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर याद हो तो 1,76,000 करोड़ का टोटल सरप्लस ट्रांसफर हुआ था, जिसमें 1,23,000 का सरप्लस था प्लस 53,000 का कुछ एक्सेस प्रोविजन था। कुल मिला के 1,76,000 करोड़ का फंड था, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया था। उस टाइम में बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने भी आवाज उठाई थी कि ये आरबीआई के खिलाफ है, बैंकिंग इंडस्ट्री को तोड़ दिया जाएगा वगैरह वगैरह। खैर, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाता। पिछले साल भी कुछ ट्रांसफर हुए थे। हाँ, पिछले साल ऑलमोस्ट 57,000 करोड़, टू बी एग्जैक्ट 57,128 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए थे। इस बार ऑलमोस्ट 99,122 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, बिमल जालान कमेटी ने तो बोला कि 5.5 से 6.5 के बीच में रखो। पहले कितना रखते थे? तो ये पहले ये 12% तक हुआ करता था, बीच में ये घट के 6.8% तक भी आया था, लेकिन अब ये 5.5% पे मेंटेन है। अब एक चीज आप पूछेंगे कि क्या ये ट्रांसफर करने से बैंकिंग सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, एज ऑफ नाउ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी आ जाती है तो 5.5% ही अमाउंट है हमारे पास। आप ऐसा समझिए, आपके पास जितनी ज्यादा सेविंग रहेगी, आपको मुश्किलों से लड़ने के लिए उतना ज्यादा आप मजबूती से खड़े रहेंगे। बट अगर आप अपनी सेविंग कम कर लेंगे, ये गवर्नमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग है वही तो ले रही है, जो एक्सेस पैसे हैं जो सेविंग के रूप में पड़े हुए वही तो ले रही है। तो अगर कुछ ना कुछ अगर ऐसी चीज हो गई कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर से सपोर्ट करना पड़ेगा, इधर आरबीआई को, या नहीं तो आरबीआई का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। हालांकि अभी मुझे दूर दूर तक ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आरबीआई हमारी बहुत ही स्ट्रांग है और ये आगे भी स्ट्रांग बनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों, ये जो 99,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है, गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है? देखिए, इस लॉकडाउन के टाइम में गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हो गई। जीएसटी हालांकि वो तो रिकॉर्ड पे चल रही है, बट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हो गई है। और जो डिफरेंट एक्टिविटी जो करनी है गवर्नमेंट को, जैसे वैक्सीनेशन का खर्चा, और फिर आपको जो गरीब कल्याण योजना में जो गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो, और जो वो राशन प्रोवाइड कर रही है, ये सारे जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे में थोड़ा सा इनका रेवेन्यू लॉस कम होगा, क्योंकि जो बजट बनाया था गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आने का, उससे ऑलमोस्ट डबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को दिया है। दोस्तों, आई होप कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई हो कि रिजर्व सरप्लस फंड होता क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, और क्यों ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुआ, इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बट जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि लोन मॉरिटोरियम को लेकर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है। जो पहला रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया था, उस पे भी बहुत सारे बैंकों का अभी तक कोई जो इंटरनल गाइडलाइन है वो अभी तक ब्रांचेज में पहुंची नहीं है। तो अभी के लिए तो यही है, कोई लोन मॉरिटोरियम एक्सटेंड नहीं हो रही है, या फिर आप जो डेली बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस देख रही होंगी कि लोन मॉरिटोरियम मिल गया, मिल जाएगा, ये सब अभी कुछ नहीं हो रहा है। डिसीजन हो रही है, डिसीजन जब लिया जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।